हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक्स समझने हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जो हमें सबसे बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे मिलती है, सबसे पहले हमें वो समझनी होगी, क्योंकि हमें मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए। तो ये जो हमारे ICSI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन दी है, यही डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हमें याद करनी है। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन देखो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट वर्ड आपको ये याद रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एप्लीकेशन है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, कि हम मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। देन कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। आपको सेकंड वर्ड ये वाला याद रखना है कि हम लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे, कि जो लिखा हुआ है वो भी फॉलो करेंगे और उसके अंदर जो उसकी इंटेंट है उसके पीछे, उसको भी रखेंगे। ठीक है, तो दो वर्ड ये याद हो गए। देन एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि हम जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, उनसे एडहेयर करेंगे, उनके साथ रहेंगे फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ताकि हमारा मैनेजमेंट कैसा रहे, इफेक्टिव रहे। तो थर्ड आपको लाइन ये याद रखनी है। पहला क्या है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थर्ड है कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। थर्ड इज एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है। देन फोर्थ आपने क्या रखना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो ये चार वर्ड्स हमें याद रखने की, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। एंड वी नो द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एज वी आर एट लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी है कि हमारी जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, हम क्या कर रहे हैं? कंप्लायंस ऑफ लॉ कर रहे हैं ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। हम एडियर कर रहे हैं एथिकल स्टैंडर्ड से इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और हम अपने वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब उनको निभा रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। क्यों? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसका? स्टेक होल्डर्स का। ठीक है, अभी के साथ फ्यूचर के लिए भी उनकी ग्रोथ हो। तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? हमें ICSI ने दी है, और ये डेफिनेशन हमारी बेस्ट है जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लिखेंगे। और बहुत सारे ऐसे, ये अगर आप एलिमेंट्स याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी आगे और भी क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। उसके आगे आप अपने स्टार्स लगा लेना जितने लगा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको सबसे पहले जब आप ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। आई होप आपको समझ आया हो कि होता क्या है। हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन है, लाइक कि किस किसने दी है, इतनी सारी हमें याद भी नहीं करनी, इतना टाइम भी नहीं होता कि याद करें, और याद रहेगी भी। देखो उसके बाद ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक दिन में ये जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक दिन में डेवलप की है। तो ये अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डेवलप हुई, तो उसी तरीके से इंडिया ने भी इनको अडॉप्ट किया है। तो इसलिए हमें बाकी बाहर जो वर्ल्ड है उनकी भी इस तरीके की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क्स है उनको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे सामने 7 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क आते हैं जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले यूके का स्टूवर्डशिप कोड आता है। ठीक है। देन सार्बन्स ऑक्सले एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सार्बन्स ऑक्सले एक्ट। देन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2018। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन ऑस्ट्रेलिया के आ गए। तो ये हमने यूके का समझा, ये भी हमने यूके का समझा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया का समझा। देन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंगापुर, ये हम सिंगापुर का समझ रहे हैं, है ना। देन किंग फॉर रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का आ गया। देन OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हम यहीं के समझेंगे। ठीक है, तो ये 7 आप नाम अच्छे से याद कर लो आगे बढ़ने से पहले, कि हमें किस किस का समझना है। सबसे पहले यूके का स्टीवर्डशिप कोड समझना है। देन सार्विस ऑक्सलेट समझना है। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड समझना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल समझने हैं ऑस्ट्रेलिया के, देन सिंगापुर के, देन साउथ अफ्रीका के। एंड देन वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ OECD। ठीक है। अब देखो, पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना क्यों है। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, ये बहुत बेसिक सी हैं। ये आप कॉमन सेंस से भी लिख दोगे, जो हमें समझ आती है कि क्या क्या होती हैं। देखो, अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेगा तो उससे क्या होगा? एक तो कॉर्पोरेट सक्सेस मिलेगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। देन अगर कोई गुड गवर्नेंस रखेगा तो उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।
और अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो जो कंपनी की कैपिटल है वो उसके पास ज़्यादा आएगी, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आएगी, दोनों चीज़ें होंगी उससे। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे। और जो हमारा शेयर प्राइस होता है मार्केट के अंदर उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो हमारा शेयर का प्राइस एक तरीके से बढ़ेगा। देन ये क्या करता है, जो ऑनर्स होते हैं उनको इंड्यूस करता है, अच्छे तरीके से उनको इंड्यूस करता है, और जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी इंड्यूस करता है कि जो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पाए। ठीक है, दैट आर इन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो किसके इंटरेस्ट में होगा, शेयर होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अंदर होगा। तो तीन बेनिफिट्स हो गए। देन अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वेस्टेजेस हो रही है, अब अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं हम, तो जितनी वेस्टेजेस हो रही है हमारी, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, देन करप्शन भी कम होगी, हम लेस करप्शन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, है ना, रिस्क एंड मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, तो ये सारे हैं हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। देन अब अगर दिखेगा कि ये कंपनी जो है अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है तो उसकी ब्रांड फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाटा वाले, तो आप हर जगह पे टाटा को इंडिया के अंदर सेट कर सकते हो। टाटा के स्टैंडर्ड सब, टाटा सब चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, तो टाटा की इमेज कितनी अच्छी है, वही चीज़ है। ठीक, उसके बाद क्या करता है कि इट इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेज इन अ मैनर दैट फिट बेस्ट फॉर इंटरेस्ट फॉर ऑल, कि सभी के इंटरेस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करता है ना। एंड देन एट एडवांटेजेस, इट रिड्यूसेस कॉस्ट रिड्यूस होती है, और क्या होता है कि कंपनी की ग्रोथ होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस ग्रोथ होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, क्या है, ये सारे एडवांटेजेस हैं जो कि कंपनी को होते हैं इफ दे अडहेयर टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेंगे तो उनको भी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आए होंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से अगर आप पांच भी याद रखोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है इनको याद रखना, पांच ही हैं, और आप इजीली याद रख सकते हो उनको। अगर थोड़ा सा भी सोच के याद करोगे, लॉजिक से याद करोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। एडवांटेजेस एंड नीड, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आती है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों है। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमें ज़रूरत इसलिए है ताकि हम एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप कर पाएँ, कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करें जिससे कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें आएँ। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स सारे याद कर लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए, देन हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट एनहेंस करने के लिए, देन बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, जो हमें ग्लोबल मार्केट में एक्सेस है वो अच्छे से मिल पाए, हम करप्शन से लड़ पाएँ, जो जितनी भी करप्शन होती है, जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। देन ईज़ी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, कि हमें लोन्स फाइनेंस ईज़िली मिल पाएँ। देन उसके बाद हम एंटरप्राइज वैल्यूएशन, जो हमारी एंटरप्राइज की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा कर पाएँ। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, की जो भी क्राइसिस एंड स्कैंडल्स होते हैं इतने बड़े-बड़े वो कम हों। तो ये 7 पॉइंट हो गया। एंड 8 पॉइंट इज़ अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी हो, कि हर चीज़ की जवाबदेही। तो ये आपके 8 पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये 101% मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही होते हैं। तो एडवांटेजेस एंड नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, और यही सब इसने फिट एक्सप्लेन कर रखा है कॉर्पोरेट गवर्न परफॉर्मेंस के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, उससे ये सब डेवलप होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है डिसीजन मेकिंग की, इफेक्टिव सक्सेशन होता है, प्लानिंग फॉर सीनियर मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप इजीली रीड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं। ठीक है, हमें सिंपल रीड करके समझ आ रहा है कि इसके अंदर करेंगे क्या हम। चलो नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो सबसे पहली बात, रूल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड की, जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, उसके क्या रूल्स होंगे और पावर्स होंगे। तो गुड गवर्नेंस इज decisively the manifestation of personal benefits and values which configure the organizational values, beliefs and actions in board। कि जो भी हमारा बोर्ड है उनके जो भी पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको कन्फिगर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्शंस को, ताकि वो दोनों मिलके जो है काम कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करें। The board of directors is the primary interface between the company and its various stakeholders। और जो board of director होते हैं वही कंपनी के और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में इंटरफेस होते हैं, यही जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। ठीक है, तो डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू रिप्रेजेंट देम आर आस्क्ड विद मेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो कौन सिलेक्ट करते हैं इनको, शेयर होल्डर ही बनाते हैं डायरेक्टर्स को, और इन्हीं से फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके लिए।
जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिसर अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, जितनी भी मेजर पॉलिसीज होती है, जितनी भी मेजर डिसीजंस होते हैं, कौन लेता है? फिर डायरेक्टर लेता है। इन सम इंस्टांसेस बोर्ड ऑब्लिगेशन स्ट्रेच बियॉन्ड फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। तो सिर्फ इनका जो काम होता है वो फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता इनका काम। When shareholder resolution calls for certain social और environmental concern to be prioritized, तो यहाँ पे शेयर होल्डर की जो है किस चीज़ के लिए इनको बोल सकता है कि आप सोशल या फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी प्रायोरिटाइज करो। तो ये क्या है? हमारा एलिमेंट है एक तरीके से। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक्ट करेगा, यानी कि एक पार्ट है उसका जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? बोर्ड है हमारा। देन लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये वर्ड याद रखना है, क्लियर एंड अनएम्बिगियस लेजिस्लेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं वो हम सही से कर पाए। देन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए मैनेजमेंट का? तो यहाँ पे बता रहा है कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोप्रिएट एथिकल फ्रेमवर्क्स। कि हमें क्या करना है? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, और एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और साथ ही साथ हम प्रोसेस जो है वो सही इस्टेब्लिश करें, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, अकाउंटेबिलिटी करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज बोर्ड, देन लेजिस्लेशन एंड देन मैनेजमेंट। देन हमारे बोर्ड स्किल्स होने चाहिए, कि हमारा जो बोर्ड है उसके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। वो कैसे स्किल होने चाहिए? कि उनको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए किस किस चीज़ का? ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, लीगल एंड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ऑपरेशनल और टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनके पास, फाइनेंशियल स्किल्स होने चाहिए, लीगल स्किल्स होने चाहिए, और उनको गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन ये सारे पॉइंट्स हैं, आप पहले 4 याद कर सकते हो। देन बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, बीच के कुछ अगर आप नहीं भी याद करोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन कोड ऑफ कंडक्ट हमें याद रखना है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी एक एलिमेंट है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जो कि हमें प्रिस्क्राइब करता है कि हमें किन नॉर्म्स को यूज़ फॉलो करना है जब हम अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। देन हमें अपनी स्ट्रेटेजी जब सेट करते हैं तो ये भी एक हमें रोल प्ले करता है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के, वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो अगर वो अच्छे से लिखे में होंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या डॉक्यूमेंट में है, तो वो फॉलो करने के लिए ईजी होगा। ठीक है, एनुअल बेसिस प्लान, कि वो अचीवेबल हो और मेजरेबल हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। देन हमें याद रखना है इसके अंदर ऑडिट कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट की। हमारी जो ऑडिट कमेटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट भी हमें करना होता है ताकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही से कर पाएँ। फिर हमारे सामने 4 तरीके की थ्योरीज आती हैं: एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है कि एजेंसी थ्योरी क्या है, शेयर होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर क्या है, स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या है। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं जो हमने इस पॉइंट तक एलिमेंट्स तक किया है। देन एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।